हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले सम वर्ड या पैरामीटर का। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड रेफर टू ए रिवार्ड कैश या अदरवाइज दैट ए कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड कैन बी इशू इन वेरियस फॉर्म सच एज कैश पेमेंट, स्टॉक और एनी अदर फॉर्म। अब इसे हम समझते हैं। डिविडेंड एक ऐसा बोनस है जो कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर के साथ इसे साझा करती है। जैसे कैश पेमेंट के रूप में जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, या स्टॉक के रूप में आपको बोनस में स्टॉक देती है। मान लीजिए कोई कंपनी XYZ है जिसका आपके पास 10 शेयर है और वो कंपनी जो है 2.1 के रेशियो में आपको बोनस में देती है, तो अब आपका 10 से क्या हो जाएगा कि 15 शेयर हो जाएगा, यानी 5 शेयर आपको बोनस के रूप में कंपनी के द्वारा दी जाती है। आपको डिविडेंड लेने के लिए 3 डेट को ध्यान में रखना होगा। पहला अनाउंसमेंट डेट या डिक्लेरेशन डेट, दूसरा एक्स डिविडेंड डेट और तीसरा पेमेंट डेट। डिक्लेरेशन डेट का मतलब होता है जब कंपनी डिविडेंड देने के लिए अनाउंसमेंट करती है। जैसे हम इस फिगर से समझते हैं कि यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन डेट 4th मान लीजिए कोई भी होगा, जनवरी फरवरी, हम जनवरी मान लेते हैं। 4 जनवरी वेडनेसडे का दिन है। इस दिन कंपनी जो है क्या की है कि डिक्लेयर की है कि हम डिविडेंड अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो अपना एक्स डिविडेंड डेट 21 तारीख को निकालती है, जो कि फ्राइडे यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। तो एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि इस डेट के एक दिन पहले तक आपको स्टॉक बाई कर लेना है, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे अगर 20 तारीख को या 19 तारीख को या 18 तारीख को अगर आप स्टॉक बाई करके रखे हुए हैं तब आपको डिविडेंड मिल सकता है। पर अगर यही 21 तारीख जो फ्राइडे है, एक डिविडेंड डेट है, इस दिन अगर आप स्टॉक को बाई करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पेमेंट डेट वह डेट है जब कंपनी आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करती है या स्टॉक बोनस में देती है। जैसे मान लीजिए इधर हम जनवरी में लिए थे डिक्लेरेशन डेट को और डिविडेंड डेट को, तो यहाँ पे 5 तारीख थर्सडे का दिन है, तो ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, फरवरी में दे या मार्च में दे, तो वो पेमेंट डेट पहले से अनाउंस कर देती है कंपनियां। पी रेशियो जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जानते हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई इज द रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ए स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर, जिसको EPS कहते हैं। अर्निंग पर शेयर को हम EPS भी कहते हैं। इसे हम एक फार्मूला से निकालते हैं PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। यहाँ पे देखिए PE इक्वल टू स्टॉक प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। अब मान लीजिए कोई भी XYZ स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपया है और उसका EPS 5 रुपया है, तो उसका PE रेशियो हम क्या कहेंगे 100/5 EPS। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PE रेशियो 20, यानी आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपया पे करना होगा। PE रेशियो का तुलना हमेशा सेम सेक्टर के कंपनी में ही करते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी या इंडस्ट्री का PE रेशियो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उसमें क्या टाटा मोटर आते हैं, मारुति सुजुकी आती है, महिंद्रा भी बनाती है, तो ये सब का मान लीजिए कि यह सब का इंडस्ट्रियल PE रेशियो हम मान लेते हैं कि 40 है। तो अगर टाटा मोटर का PE रेशियो 40 से अगर कम होता है तो हम इसे कहेंगे कि अंडर वैल्यू कंपनी है, और इसका स्टॉक हम खरीद सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यही हम कंपनी या टाटा मोटर मान लिए, टाटा मोटर का PE रेशियो 40 से अधिक है तो कंपनी ओवर वैल्यू हो जाती है, इसका स्टॉक खरीदना हमको महंगा पड़ सकता है। PV रेशियो, द PV रेशियो मेजर द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू। पहले हम समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कितना टेंजेबल एसेट रखे हुए। टेंजेबल एसेट मतलब जिसे हम छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे कंपनी के पास कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब क्या हो गया टेंजेबल एसेट हो। अब हम बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी बटे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी जो है
कंपनी का करोड़ों में है, तो उसको फाइंड करना थोड़ा इजी है नहीं हम लोग के लिए। अब मान लेते अगर मान लीजिए कि कंपनी स्टॉक प्राइस 10 रुपये है और इसका टेंजेबल एसेट 20 रुपया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी का 20 रुपया का एसेट लेने के लिए उसे हमें 10 रुपया पे कर रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूला से देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू फार्मूला। ऊपर में देखिए मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, बटन बाई में दिया हुआ है बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे आपका कितना 10 रुपया हो गया, मान लीजिए इसका मार्केट प्राइस पर शेयर, और 20 रुपया मान लेते हैं कि इसका बुक वैल्यू पर शेयर है, तो इसका पीवी रेशियो आ जाएगा 0.5%। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट ए कंपनी एसेट, लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी। बैलेंस शीट में मेनली हम 3 चीज देखते हैं, एसेट, लायबिलिटी और शेयर होल्डर, यानी कंपनी का कितने लोग शेयर को होल्ड करके रखे हुए। हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट कितना है कंपनी के पास, तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी यानी जितने शेयर होल्डर इक्विटी को होल्ड किए हुए हैं, और प्लस कंपनी के पास जो लायबिलिटी है वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल एसेट हो जाएगा। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हमेशा आपको देखने के लिए मिला होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच इन्वेस्ट इन द एसेट बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री। यानी इसका मतलब है कि बाहरी जितने भी कंपनी है या इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यानी जो विदेशी है वो हमारे इंडिया में आकर हमारे इंडिया के कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो उसको हम FII के दर्जे में रखते हैं। अगर DII की बात करें तो नाम से साबित हो रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो DI स्टैंड फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DIR ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर दैट अंडरटेक टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट एंड सिक्योरिटी। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट यानी जो हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड हो गए या बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, वो किसी कंपनियां में अगर पैसा इन्वेस्ट करती है, वहां से कुछ एसेट लेती है या सिक्योरिटीज लेती है, तो वो सब किस में आएंगे, DII की श्रेणी में आएंगे। धन्यवाद।